युवांशी, अभी और रूही एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर अभी खुश होकर जल्दी से कहता है, सिबिन अंकल आ गए। युवांशी अभी की इतनी एक्साइटमेंट देखकर हैरान थी। वो आज तक इतना एक्साइटेड कभी नहीं दिखा था उसे। अभी जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसे सिबिन नायरा के साथ आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से दौड़कर उसके पास चला जाता है। सिबिन भी समझ रहा था आज अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और शायद वो उसके एक्साइटेड होने के कारण भी जानता था। अभी उसके पास जाकर कहता है, आप इतनी लेट कैसे हो गए? सिबिन मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, मैं लेट नहीं हूँ, आप जल्दी हैं। अभी ये सुनकर अपनी दांतों के नीचे जीभ दबा देता है। अब तक युवांशी और रूही भी उसके पास आ गई थी। सिबिन युवांशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो। युवांशी तो हैरान हो जाती हैं, ये आज इतने अच्छे से हेलो कैसे कर रहा है। युवांशी फिर सीधे ही कहती है, ध्यान से संभल कर जाना और बच्चों का ध्यान रखना। सिबिन ये सुनकर मुंह बनाकर कहता है, ठीक है। तभी अभी कहता है, मम्मा आप भी हमारे साथ चलो ना। तीनों उसे उम्मीद से देख रहे थे। वहीं युवांशी उसे कहते हैं, नहीं बच्चे आप लोग जाओ, आपके सिबिन अंकल हैं ना। तभी अभी जल्दी से कहता है, लेकिन वो अकेले हैं, हम दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे। सिबिन बखूबी समझ रहा था अभी क्या कहना चाहता था। उसे मन ही मन हंसी आ रही थी। अब युवांशी कुछ कहती उससे पहले ही नायरा भी कहती है, हाँ ब्यूटीफुल, आप भी हमारे साथ चलो ना, मामू के साथ हम बोर हो जाएंगे। सिबिन हैरानी से नायरा की तरफ देख रहा था, मेरे साथ ये बोर हो जाएंगे, वाह की बात है। युवांशी फिर भी मना करने वाली होती है, लेकिन दोनों बच्चे जिद करने लग जाते हैं, जिसे युवांशी को मानना ही पड़ता है। सिबिन ये देखकर खुश हो जाता है कि युवांशी भी उसके साथ चल रही हैं। युवांशी उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई, तब तक तुम अंदर वेट करो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ उसके जाते ही अभी और नायरा एक दूसरे को खुश होकर हाई फाई देते हैं, जिससे सिबिन समझ जाता है ये दोनों बच्चों का प्लान था। उसे उन बच्चों पर बड़ा प्यार आ रहा था। थोड़ी देर में युवांशी तैयार हो जाती है और वो एक्वेरियम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। युवांशी कार में पीछे बैठने वाली थी, लेकिन बच्चे उसे जानबूझकर आगे बैठा देते हैं। वो सभी एक्वेरियम पहुंच जाते हैं। वहां पर अभी ने सिबिन का हाथ पकड़ रखा था, वही नायरा ने युवांशी का। आज अभी बहुत खुश था क्योंकि आज वो पहली बार अपनी मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने आया था। माना कि अभी सिबिन उसका पापा नहीं बना था, लेकिन अभी ने सिबिन को मन में ही पापा मान लिया था। वो सभी घूमने लग जाते हैं। इतनी अलग अलग तरह की सुंदर और प्यारी मछलियाँ और समुद्री जीव देखकर बच्चे काफ़ी हैरान और खुश थे। उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। डॉल्फिन के साथ तो वो अच्छे से खेलकर मज़े करते हैं। वो लोग एक जगह खड़े थे कि तभी एक कपल युवांशी से कहता है, आप हमारी एक फ़ोटो क्लिक कर देंगी। युवांशी मान जाती हैं और उनकी फ़ोटो खींच देती हैं। फ़ोटो खींचने के बाद वो लड़की कहती है, क्यों ना हम भी आपके हस्बैंड और आपके बच्चों के साथ एक फ़ोटो खींच दे। ये सुनकर युवांशी हैरानी से उसे देखने लग जाती हैं। एक बार वो सिबिन की तरफ देखती हैं, फिर चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। फिर वो उन लोगों की तरफ देखकर उनसे मना करने वाली थी कि तभी सिबिन उन्हें अपना फ़ोन देकर कहता है, ऑफ कोर्स, और फ़ोटो क्लिक कराने के लिए बच्चों के साथ खड़ा हो जाता है। युवांशी मना करना चाहती थी, लेकिन तभी सिबिन उससे कहता है, बच्चों के लिए। वो फिर आगे कुछ नहीं कहती और वो भी खड़ी हो जाती है। युवांशी थोड़ी दूर खड़ी थी। वो लड़की उसे पास आने के लिए कहती है, लेकिन युवांशी अपनी जगह से नहीं हिलती। ये देखकर सिबिन उसे कंधे से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। युवांशी कुछ करती उससे पहले ही फ़ोटो क्लिक हो जाती हैं। उसके कानों में फिर से एक कपल की आवाज़ पड़ती है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। युवांशी ये सुनकर असहज हो जाती हैं। वही सिबिन के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। ये सुनकर तो बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर वो बाकी जगह भी घूमते हैं। आखिर में वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाते वक्त सिबिन नोटिस करता है कि अभी की बस शक्ल युवांशी से मिलती है, लेकिन उसकी हरकतें युवांशी से बहुत अलग है। वो ये सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ खटकता है। सिबिन अपने मन में सोचता है, कहीं ये तो नहीं अभी युवांशी की बहन का ही बेबी है। अगर ये युवांशी का बेबी होता तो अब तक डायरी में उस लड़के का जिक्र जरूर आता, लेकिन कहीं भी सिबिन को छोड़कर किसी भी लड़के के बारे में बात नहीं है। अब तक युवांशी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। इसका मतलब इस बात के पूरे चांसेस थे कि अभी युवांशी का बेटा हो सकता है।
लेकिन फिर रिवांशी कहाँ है? सिबिन के दिमाग में एक नया पहलू और आ गया था। अब वो बस जल्दी से युवांशी और अभी को ड्रॉप करके वो डायरी पढ़ना चाहता था। जल्द ही उसका खाना पूरा हो जाता है और सिबिन उन्हें ड्रॉप कर देता है। अभी उसे थोड़ी देर रोकना चाहता था, लेकिन सिबिन कुछ काम है कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सिबिन से सब्र नहीं हो रहा था। वो सीधे बीच पर चला जाता है और आगे डायरी पढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो डायरी पढ़ रहा था वैसे ही उसके होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। उस डायरी में आगे लिखा हुआ था, मुझे यहाँ पर आज 9 महीने हो चुके हैं। 1-2 दिन में रिवांशी की डिलीवरी भी होने वाली थी। रिवांशी का आज पूरा ख्याल रखा जा रहा था। उसे बाहर अकेले कहीं भी नहीं जाने दिया जाता था। जीजू भी ज़्यादा से ज़्यादा समय रिवांशी के साथ ही बिता रहे थे। आज वो दोनों डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए, इसलिए ही मुझे आज तुमसे बात करने का मौका मिला है। लेकिन उन दोनों को गए हुए काफ़ी समय भी हो गया है, पता नहीं क्यों अभी तक आए नहीं। आगे फिर युवांशी अपनी दिनचर्या और सिंगापुर के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसके बाद जब सिबिन पेज पलटता है तो वो पेज आंसुओं से भरा हुआ होता है। वो देखता है डेट भी उस पर काफ़ी दिनों बाद की है। बीच में 1 महीने युवांशी ने कुछ नहीं लिखा था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो आगे पढ़ना शुरू करता है। क्यों होता है मेरे साथ ही हर बार ऐसा? क्यों सभी मुझसे दूर हो जाते हैं? जिसके साथ भी मैं रहती हूँ वही मुझसे छोड़कर चले जाते हैं। जहाँ से आना नामुमकिन है। पहले मम्मी पापा चले गए मुझे छोड़कर, फिर मैं तुमसे दूर हो गई, रूह से दूर हो गई, और अब रिवांशी मुझसे कुछ लिखा नहीं जा रहा। पता नहीं कैसे लिखूं, कैसे बताऊं तुम्हें। आज 1 महीना हो गया है। कुछ महीने हफ्ते पहले हम साथ थे और अब मैं अकेली रह गई हूँ। रिवांशी का उस दिन डॉक्टर के पास से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो नहीं बच पाई। जब मैं भी उसके बेबी को अपने सामने देखती हूँ तो मुझे वही पल याद आता है जिस दिन रिवांशी हमें छोड़कर दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा था, मेरे अभी का हमेशा ख्याल रखना, उसे माँ का प्यार देना। मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं अभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, उसे एक माँ का प्यार दूँगी, उसे कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं करने दूँगी। रिवांशी के जाने के बाद जीजू की हालत भी काफ़ी ख़राब है। रोज़ रिवांशी को याद करके अकेले में बहुत रोते हैं। ऐसे हालत में किसी एक को तो हिम्मत रखनी ही पड़ेगी। आज मुझे एक बात पता चली है जिसे सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा अपने आप को कैसे माफ़ करूं, खुद से नज़रें कैसे मिलाऊं। आज मुझे पता चला है रिवांशी का एक्सीडेंट नहीं था, उसका मर्डर था और वो मुझे मारने आए, लेकिन रिवांशी को मुझे समझकर उन्होंने रिवांशी को मार दिया। मेरी वजह से मेरी बहन की मौत हो गई। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और ये सब करने वाला कोई और नहीं जिसने मेरी मम्मी पापा को भी एक्सीडेंट करवाया था। सब कुछ जानते हुए जीजू ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर आज उसके कमरे की सफाई करते वक्त मुझे उनकी इन्वेस्टिगेशन वाली फाइल नहीं मिलती तो मुझे कभी इस बारे में पता नहीं चलता। मैं उस कातिल को अभी सज़ा दिलवाना चाहती हूँ, लेकिन अफसोस मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिन्हें ढूंढने के लिए मुझे वापस इंडिया आना पड़ेगा। मैं अब रिवांशी के कातिल को सज़ा दिलवा कर रहूँगी जिसने मेरी बहन मम्मा पापा को मुझसे अलग किया है। उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, वो भी मेरे हाथों। मैं तुम्हें उस कातिल का नाम तो बता नहीं सकती, अगर बता दिया तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन आज के बाद हमारे बीच जो भी रिश्ता था अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ रहकर कमज़ोर नहीं बन सकती। मुझे अपना बदला लेना है तो तुमसे दूर रहना होगा। मैं वापस आना तो अभी चाहती थी, लेकिन जीजू ने मुझसे वादा किया है कि जब तक अभी 4 साल का नहीं हो जाता वो मुझे सिंगापुर से कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन वादा करती हूँ 4 साल के बाद मैं वापस आऊँगी। उस समय मैं तुम्हारे लिए शायद एक अजनबी रहूँगी, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम्हारे साथ अब मैं नहीं रह पाऊँगी। लेकिन आज मैं अपना और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म करती हूँ। तुमसे कभी नफ़रत तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब कभी प्यार भी नहीं कर पाऊँगी। तुम्हें देखूँगी तो बस यही याद आएगा कि मैंने तुम्हारे परिवार की वजह से अपने मम्मी पापा और बहन को खो दिया है। इसलिए आज के बाद तुम्हारी यूवी मर चुकी है। अब ये युवांशी अब अभी की माँ है, किसी यूवी की नहीं। अलविदा। आंसुओं के निशान के बाद इस डायरी के शब्द भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कुछ नहीं लिखा था, लेकिन सिबिन को अपने काफ़ी जवाब मिल चुके थे। लेकिन अब उसके लिए एक नया सवाल था, कौन था वो
जिसने युवांशी के परिवार को खत्म कर दिया। इस समय शिविन की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सामना करेगा अब युवांशी का। उसके लिए अब एक कातिल का नाम जानना बहुत ज़रूरी था। वो डिसाइड कर लेता है चाहे वो कातिल कोई भी हो, लेकिन वो उसे सज़ा दिलवा कर रहेगा। उसने सोच लिया था वो इस मामले में पूरी तह तक जाएगा और सारे राज खोलेगा, साथ ही उस कातिल को सज़ा दिलवाने में युवांशी की मदद करेगा। युवांशी काफ़ी देर से कुछ ढूंढ रही थी लेकिन उसे वो मिल नहीं रहा था। तभी वहाँ अभी आ जाता है। अभी युवांशी को पीछे से हक करके कहता है, क्या ढूंढ रहे हो मम्मा? युवांशी अभी से कहती है, कुछ नहीं बच्चे। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अभी से कहती है, मैं जिस दिन बीमार थी उस दिन वो ब्लैंकेट किसने निकाला था? अभी ये सुनते ही कहता है, शिविन अंकल। अभी को तभी याद आता है युवांशी को तो पता ही नहीं था उस दिन उसका ख्याल रखने वाला शिविन था। वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। युवांशी समझ जाती है। उसके चेहरे पर सिकन अब साफ साफ दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। अभी युवांशी को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ मम्मा? युवांशी अभी से कहती है, पहले प्रॉमिस करो तुम सच बताओगे। अभी पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन बाद में प्रॉमिस कर देता है। तो युवांशी कहती है, उस दिन जब शिविन यहाँ से गया था तो आपने उसे कुछ ले जाते हुए देखा था? अभी सोचने लगता है तो उसे याद आता है शिविन के पास एक डायरी थी। अभी पहले तो सोचने लगता है बताए या नहीं, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था तो उसे बताना पड़ता है। हाँ, एक डायरी लेकर गए थे। ये सुनकर युवांशी टेंशन में आ जाती है। वो अभी से कहती है, जल्दी से शिविन को कॉल करो और उससे पूछो वो कहाँ है, और उसे ये मत बताना मैंने पूछा है। अभी को समझ नहीं आ रहा था उसकी मम्मा इतनी परेशान क्यों है, लेकिन ये पूछने का टाइम भी नहीं था, इसलिए वो शिविन के पास फ़ोन मिला देता है। 2-4 रिंग के बाद शिविन फ़ोन उठा लेता है। अभी उनसे कहता है, आप कहाँ पर हो? शिविन वहीं बीच पर बैठा हुआ था। वो अभी से कहता है, अभी बाहर हूँ बच्चे। अभी उसकी आवाज़ सुनकर कहता है, आप सैड हो? शिविन की आंखों से आंसू टपक जाता है। वो अपनी आवाज़ नॉर्मल करते हुए कहता है, नहीं बच्चे, वो बस मैं थक गया हूँ। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। ये सारी बात युवांशी ने भी सुनी थी। उसे समझ आ गया था शायद शिविन ने वो डायरी पढ़ ली है। उसे ये भी पता था कि शिविन कहाँ मिलेगा, इसलिए वो सीधे अपनी कार की कीज निकालती है और अभी से अपना ध्यान रखने का कहकर बाहर की तरफ बढ़ जाती है। युवांशी को जल्दबाजी में निकलते हुए रूही भी देखती हैं। वो अभी को आते देख उसे कहती हैं, तुम्हारी मम्मा को क्या हुआ? अभी उनसे कहता है, शिविन अंकल ने मॉम की सीक्रेट डायरी पढ़ ली, जो आज तक उन्होंने मुझे भी हाथ नहीं लगाने दी थी। रूही को भी टेंशन हो जाती है, पता नहीं अब क्या होगा। जल्द ही युवांशी उसी जगह बीच पर जाती हैं जहाँ शिविन बैठा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारी बियर की बोतल पड़ी हुई थी। फिर उसकी नज़र उस डायरी पर पड़ती है जो शिविन ने अपने सीने से लगा रखी थी। ये देखकर युवांशी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो शिविन की तरफ देखकर कहती है, क्यों पढ़ी तुमने ये डायरी? क्यों? कैसे झूठ बोल पाऊंगी अब मैं तुमसे? मैं अब तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर वो वहीं से वापस जाने के लिए मुड़ जाती हैं, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर शिविन का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। युवांशी जल्दी से अपना फ़ोन तो बंद कर दिया था, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। शिविन ने भी अभी उसे देख लिया था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की ही आंखों में दर्द था। शिविन अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवांशी अपने नज़रें चुराते हुए कहती है, अपनी डायरी लेने आई थी जो तुमने चुरा ली थी। ये सुनकर शिविन डायरी को देखता है, फिर बिना कुछ बोले युवांशी की तरफ बढ़ जाता है। वो जाकर सीधे युवांशी को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और अपनी बाहों के गिरफ्त में लेकर उससे कहता है, थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। युवांशी ये सुनकर वहीं जम जाती हैं। फिर शिविन उससे अलग होकर उसके माथे पर किस करके कहता है, तुम्हारी लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा गुनहगार जो भी है उसे सज़ा दिलाकर रहूँगा, चाहे मैं उसे कितना ही प्यार करता हूँ। अगर उसने गलत किया है तो वो गलत है और गलत को सज़ा मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर शिविन डायरी युवांशी को पकड़ा देता है और एक बार उसके सिर पर अपना हाथ फेरता है और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। युवांशी वहीं सुनसी खड़ी हुई थी। तभी वो होश में आती है। तभी शिविन के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है।
इससे सिबिन भी बहुत हैरान था। वो उसके हाथों पर अपना हाथ रख लेता है। युवांशी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहती हैं, प्लीज़ इन सब से दूर रहो, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी, तुम बीच में मत आओ, तुम्हें टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी मैं। सिबिन उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसके सिर पर अपना सिर टिकाकर कहता है, मैं तुम्हें अपनी आंखों के आगे घुटकर जीते हुए नहीं देख पाऊंगा। दोनों की आंखों में इस वक्त बेशुमार आंसू थे। दोनों के ही दिल में बेशुमार दर्द था जो वो शब्द से बयां नहीं कर पा रहे थे। चांदनी रात में बीच के पास दो जोड़े बिल्कुल शांत बैठे पानी को ही घूरे जा रहे थे। दोनों के बीच बहुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बोलना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहें। और कोई नहीं, सिबिन और युवांशी ही थे। युवांशी का सिर सिबिन के कंधे पर था और सिबिन का हाथ युवांशी के कमर पर। दोनों बैठे बस उस लम्हे को जी रहे थे। उसकी आंखों में आज शांति थी, किसी चीज़ का सुकून था। उसका मन था ये लम्हा यहीं रुक जाए और वो बस ऐसे ही बैठे रहे। लेकिन जो चाहते हैं वो कभी होता थोड़ी ना है। तभी युवांशी का फ़ोन बज जाता है जिससे दोनों ही होश में आ जाते हैं। युवांशी फ़ोन देखती हैं तो उस पर अभी का नाम फ्लैश हो रहा था। यह देखकर उसे ध्यान आता है वो काफ़ी घंटे से यहाँ सिबिन के साथ बैठी है। वो जल्दी से कॉल उठा लेती हैं। उसके कॉल उठाते ही अभी कहता है, मम्मा आप कहाँ हो, आप आए नहीं अभी तक। युवांशी उससे कहती हैं, बच्चा बस कोई काम आ गया था, अभी आ रही हूँ मैं, अभी ओके मम्मा जल्दी आना, कहकर कॉल कट कर देता है। सिबिन युवांशी से कहता है, चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। युवांशी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। सिबिन और युवांशी दोनों ही युवांशी के घर के आगे कार में बैठे हुए थे। दोनों के दिल में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था, लेकिन वो क्या करे क्या कहे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। युवांशी ना ही तो वहाँ कार में रुक पा रही थी और ना ही उसका वहाँ से जाने का मन कर रहा था। करीब 10 मिनट हो गए थे उन्हें वहीं घर के आगे बैठे हुए। युवांशी को उम्मीद थी सिबिन कुछ बोलेगा, लेकिन सिबिन के दिल में इस वक्त जो चल रहा था उसके आगे उसके शब्द कहीं गले में ही अटक गए थे जो बाहर नहीं आ रहे थे। आखिर में युवांशी कह देती है, मुझे चलना चाहिए। सिबिन उसकी तरफ देखे बिना ही अपना सिर हाँ में हिला देता है। उसकी हिम्मत नहीं थी वो युवांशी की आंखों में भी देखें। युवांशी को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो जानती थी ये समय सिबिन के लिए बहुत कठिन है। युवांशी जैसे ही कार से उतरने वाली थी तभी उसे महसूस होता है किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सिबिन अभी भी सामने देख रहा था, लेकिन साथ ही उसने युवांशी के हाथों को पकड़ा हुआ था। वो नहीं चाहता था युवांशी यहाँ से जाए। युवांशी जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, सिबिन उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ लेता है। लेकिन इन सब के बीच उसने एक बार भी युवांशी की तरफ नहीं देखा था। युवांशी कुछ कहती उससे पहले ही उसके कानों में अभी की आवाज़ पड़ती है जो उसकी तरफ ही मम्मा मम्मा चिल्लाता हुआ आ रहा था। युवांशी अभी को देखकर जल्दी से अपने हाथ छुड़वा लेती हैं। अभी वहाँ आकर सीधे ही सिबिन से कहता है, सिबिन अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ अंदर चलोगे। युवांशी कुछ कहते उससे पहले उसे गाड़ी की खिड़की खुलने की आवाज़ आती है। वो हैरानी से सिबिन की तरफ देख रही थी। अभी दौड़कर सिबिन की तरफ चला जाता है। सिबिन कुछ नहीं बोलता, लेकिन अभी को अपने गोद में उठा लेता है। युवांशी की आंख से आंसू टपक पड़ते हैं। वो खुद से कहती हैं, तुम्हारी ये चुप्पी तो मुझे तकलीफ़ देती है, इसलिए ही मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी तुम्हें पता चले। वो सब कुछ कराने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी माँ है। वही माँ जिस माँ के प्यार के लिए तुम जिंदगी भर तरसे हो, लेकिन उसने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया। फिर भी तुम्हारे अंदर आज तक उसके लिए कोई नफ़रत पैदा नहीं हुई। तुम आज भी उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकते। तुम्हें जब पता चलेगा इन सब के पीछे तुम्हारी माँ है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। युवांशी अपने आंसू साफ करके गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली जाती हैं। वो जैसे ही अंदर जाती हैं तो देखती है घर की सभी लाइट्स ऑफ है। वो अभी और सिबिन और रूही तीनों को आवाज़ लगाती हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी अचानक लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो देखती हैं सामने अभी अपने छोटे छोटे हाथों से केक लेकर खड़ा हुआ था। उसके साइड में रूही और सिबिन थे। तभी अभी और रूही चिल्लाकर कहते हैं, हैप्पी बर्थडे। युवांशी अभी भी हैरान थी, उसे तो याद ही नहीं था आज उसका बर्थडे है। युवांशी उसके पास बढ़ जाती है और अभी से केक लेकर साइड में रखकर उसे हग कर लेती हैं। थैंक यू मेरा बच्चा। युवांशी का ध्यान सिबिन की तरफ था जो बहुत शांति के साथ वहीं खड़ा हुआ था। युवांशी को अब समझ आ गया था क्यों सिबिन ने गाड़ी में उसका हाथ पकड़ा था और क्यों अभी के एक बार कहते ही वो गाड़ी से उतर गया था। इसका मतलब उसे उसका बर्थडे याद था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी रूही कहती है,
सारा प्यार अपने बच्चे पर ही लुटाएगी या हमें भी दोगी। युवांशी ये सुनकर अभी से अलग हो जाती हैं और खड़े होकर रूही के गले लग जाती हैं। तभी अभी शिविन को कहता है, आपको पता है अंकल, मम्मा हर साल अपना बर्थडे भूल जाती हैं, उन्हें कभी याद नहीं रहता, जैसे आज भी याद नहीं था। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। शिविन बस प्यार से उसके गाल पर हाथ फेर देता है। युवांशी रूही से अलग हो जाती है। अभी के पास जाकर कहती है, बच्चा हम इस बार ये सब रहने दें, बहुत लेट हो गया है। आपके शिविन अंकल काफ़ी थके हुए हैं और उन्हें घर भी जाना है। तभी अभी कहता है, तो फिर आज अंकल यहीं रुक जाएंगे। युवांशी ये सुनकर शिविन की तरफ देखने लगती हैं। वो कुछ कहती उससे पहले ही शिविन कहता है, अभी ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए ये सब किया है, ऐसे मना करना अच्छी बात नहीं। अभी ये सुनकर युवांशी से कहता है, अब तो अंकल ने भी कह दिया है, अब आप केक कट करो। मैंने खुद मासी के साथ मिलकर ये केक बनवाया है। युवांशी के पास कोई चारा नहीं था। वो अभी की मेहनत को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती हैं। युवांशी अभी के साथ मिलकर केक कट करती हैं और सबसे पहले वो अभी को खिलाती हैं। अभी भी उसे केक खिलाता है। केक खाने के बाद युवांशी कहती है, वाह केक तो बहुत ही यम्मी है। फिर वो रूही को भी केक खिलाती हैं। तभी अभी कहता है, अब शिविन अंकल की बारी, उन्हें भी केक खिलाओ। युवांशी पहले तो शिविन की तरफ देखती हैं, फिर उसकी तरफ बढ़ जाती है। शिविन की ओर युवांशी की भी आंखें मिलती है, लेकिन जल्द ही वो अपनी आंखें हटा लेती हैं। युवांशी शिविन को केक खिलाती है। शिविन थोड़ा सा केक खुद खाता है और थोड़ा सा युवांशी को खिलाकर कहता है, हैप्पी बर्थडे। रूही और अभी को दोनों के ही उदास चेहरे देखकर समझ आ गया था, दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। उन्हें समझ आ जाता है उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। अभी शिविन की तरफ देखकर कहता है, आप प्लीज़ आज यहीं रुक जाओ। शिविन एक बार में ही अपना सिर हाँ में हिला देता है। वो भी आज युवांशी के साथ रहना चाहता था। उसके अंदर और हिम्मत नहीं थी युवांशी से अलग होने की। अभी फिर युवांशी से कहता है, मुझे नींद आ रही है मम्मा। युवांशी अभी को अपने साथ कमरे में ले जाने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी अभी कहता है, आज मैं अपने कमरे में सोऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। रूही युवांशी से कहती है, शिविन तुम्हारे कमरे में सो जाएगा, अभी गेट साफ़ नहीं है, तू मेरे साथ सो जाना। शिविन तुम्हारे कमरे में सो जाएगा, अभी गेस्ट रूम साफ़ नहीं है, तू मेरे साथ सो जाना। युवांशी अपना सर हाँ में हिला देती है। रूही भी वहाँ से चली जाती है। अब केवल शिविन और युवांशी ही वहाँ बच गए थे। युवांशी शिविन से कहती है, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, और चुपचाप आगे बढ़ जाती है। शिविन भी उसके पीछे चल देता है। युवांशी कमरा दिखाकर शिविन से कहती है, तुम आज यहाँ सो जाओ, और इतना कहकर वो वहाँ से जैसे ही जाने वाली होती है, शिविन उसका हाथ पकड़ लेता है। शिविन के हाथ पकड़ते ही युवांशी, जिसने अपने आप को अब तक रोका हुआ था, उसे और बर्दाश्त नहीं होता और वो शिविन की तरफ मुड़कर जल्दी से उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और फिर उसे किस करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही अलग होते हैं, शिविन उससे कहता है, प्लीज़ कहीं मत जाओ। युवांशी उसके गले लग जाती है। युवांशी और शिविन एक साथ एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। तभी शिविन के फ़ोन पर किसी की कॉल आने लग जाती है। शिविन कॉल की आवाज़ से जग जाता है। वो जल्दी से फ़ोन ढूंढकर देखता है, किसी की कॉल है। वो नाम देखकर ही जल्दी से उठा लेता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। सामने से कोई कुछ बोलता है, फिर वो थोड़ी देर में कॉल कट कर देता है। कॉल कटने के बाद वो युवांशी की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। कॉल की आवाज़ से वो भी जग गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। फिर शिविन युवांशी के माथे पर किस करके कहता है, हैप्पी बर्थडे माय लव, जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट मिलेगा। इतना कहकर वो बेड से उठ जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, युवांशी उसका हाथ पकड़ लेती है। शिविन उसकी तरफ देखता है। युवांशी कहती है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिसका तुम्हें पूरी ज़िंदगी रिग्रेट हो। शिविन दृढ़ता से कहता है, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो ज़्यादा रिग्रेट में रहूँगा। इतना कहकर वो युवांशी से अपना हाथ छुड़ा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। बाहर आते ही शिविन शरद के पास कॉल कर देता है। शरद, जो कि अभी नींद में ही था, नींद में ही उसका फ़ोन उठाता है। शिविन उससे कहता है, जल्दी से मेरे विला में आकर मिलो। शरद पहले तो टाइम देखता है, फिर कहता है, इतनी रात को क्या काम है। लेकिन शिविन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, जल्दी ही मेरे विला में पहुँचो, फिर मैं बताता हूँ। शिविन जब विला पहुँचता है तो देखता है शरद पहले ही बैठा हुआ था वहाँ। शिविन को देखते ही शरद कहता है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तूने इस टाइम मुझे यहाँ बुलाया? शिविन उसे सारी बात बता देता है।
जो भी उस डायरी से उसे पता चली थी। शरद ये सुनकर हैरान था। वो शिविन से कहता है, युवांशी के साथ इतना कुछ हो गया और हम उसे ही गलत समझ रहे थे। शिविन सोफे पर बैठा ही अपनी नज़रें झुकाकर कहता है, हाँ। शरद उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे पता है अब तू क्या चाहता है, बस तू बता दे मुझे क्या करना है। शिविन उससे कुछ बताता है जिसे सुनकर शरद कहता है, क्या ये सच में काम करेगा? शिविन अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, हाँ बस यही काम करेगा। सिंघानिया हाउस। शरद शिविन के कमरे में बड़ी देर से अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। सायना जी भी ये देखती हैं कि काफ़ी देर से शरद शिविन के कमरे में ही है। वो चुपके से शरद को देखने लगती है, वो क्या कर रहा है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है शिविन का फ़ोन है। वो फ़ोन उठाते ही कहता है, मुझे सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए हैं, बस आ रहा हूँ। प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही सायना जी के कान खड़े हो गए थे। वो ध्यान से उसकी बातें सुनने लगती है। शरद आगे कहता है, तूने सोच लिया है ना, तू अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा। फिर शिविन कुछ कहता, जिसके जवाब में शरद कहता है, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। फिर वो बात करते हुए पेपर्स लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। सायना जी ये देखकर सोचती है, शिविन किसके नाम प्रॉपर्टी करने वाला है। फिर वो जल्दी से अपनी फैमिली वाले लॉयर के पास फ़ोन करती हैं। सायना जी के पूछने पर पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर पैसे की लालच में वो बता ही देता है। वो लॉयर बताता है शिविन सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में देने वाला है। ये सुनकर सायना जी गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। वो अपना फ़ोन पर टक्कर गुस्से में कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, अब तक तो सब ठीक था, फिर इसे अब क्या हो गया जो सब कुछ ट्रस्ट में देने की बात कर रहा है। वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर शिविन को कॉल करती हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। फिर सीधे शरद के पास फ़ोन लगा देती हैं। शरद फ़ोन उठा लेता है तो सायना जी पूछती है, तुम कहाँ हो अभी? ये सुनकर शरद कहता है, अभी तो आपकी मेंशन से निकला हूँ, रास्ते में ही शिविन के पास जा रहा हूँ। सायना आगे इमोशनल होकर कहती हैं, बेटा अभी मेरे पास हमारे फैमिली लॉयर का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया है कि शिविन सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे रहा है। क्या हुआ है, वो ठीक तो है? उसने ये फैसला अचानक क्यों लिया? मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। ये सुनकर शरद अपने मन में कहता है, कितनी नौटंकीबाज है मुझे सिंघानिया भी। फिर शरद उनसे कहता है, उस लॉयर ने आपको भी बता दिया? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, आपको पता ही है शिविन क्या करता है, किसी को भी नहीं बताता। ये सुनकर सायना जी कहती है, अच्छा बेटा, फिर तुम्हें जो पता है वही बता दो। शरद कहता है, कल वो युवांशी के घर गया था, उसका बर्थडे है, इसलिए उसके बेटे ने शिविन को भी बुलाया था। वही कुछ हुआ जिसके बाद शिविन ने ये फैसला ले लिया। शरद ये कहकर फ़ोन काटते हुए कहता है, अच्छा आंटी जी, शिविन की कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। सायना जी ये सुनकर खुद से ही गुस्से में कहती है, ये युवांशी, पहले इसकी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी और अब ये कर रही है। मुझे शिविन को रोकना ही होगा। ये सारी प्रॉपर्टी बस मेरी है, कोई भी इससे मुझे छीन नहीं सकता। फिर वो उसके पास फ़ोन करके कहती है, मैं तुम्हें किसी की फ़ोटो भेज रही हूँ, जहाँ भी कहीं भी हो वो उसे उठा लो और वहीं उसी जगह बंद कर देना। काम होने के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। शिविन अपने ऑफिस में खिड़की के पास खड़ा सोच रहा था, तभी उसके पास किसी की फ़ोन आता है। वो कॉल पिक कर लेता है। सामने से आवाज़ आती है, वो अभी आपके ऑफिस आने वाली है। ये सुनकर शिविन बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देता है और जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। थोड़ी देर में शिविन के कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की अंदर आ जाती है। ये सायना जी थी। शिविन हमेशा की तरह एक बार ऊपर देखता है, फिर अपने काम में लग जाता है। सायना जी शिविन के सामने खड़े होकर कहती है, क्या ये सच है, तुम सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे रहे हो? ये सुनकर शिविन हैरान हो जाता है और सायना जी की तरफ देखकर कहता है, आपको किसने बताया? सायना रौबदार आवाज़ में कहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे किसने बताया, बस मुझे पता चल गया। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ऐसा कुछ मत करना। शिविन उसकी बात को नकारते हुए कहता है, मैंने फ़ैसला ले लिया है और उसे कोई नहीं बदल सकता। मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मुझे अब ज़िंदगी शांति से बितानी है, इसलिए मैं सब कुछ ट्रस्ट में देकर यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर सायना जी गुस्से में कहती हैं, तुम तो चले जाओगे कहीं,
हमारे बारे में सोचा है क्या? हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? शिविन खड़े होकर कहता है, उसका मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। मैं अपनी लंदन वाली प्रॉपर्टी नहीं दे रहा। आप वहाँ आराम से रह सकती हैं और आपको हर महीने इतने पैसे मिलते रहेंगे जिससे आप वहाँ आराम से रह सकती हैं। ये सुनकर साइना जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो शिविन से कहती है, इतनी मेहनत करके ये सब इसलिए ही खड़ा किया था कि तू सब चीज़ों को दान कर दे। शिविन उसका जवाब आराम से देकर कहता है, डोंट वरी, इसमें बस मेरी और डैड की मेहनत है, और डैड होते तो वो भी मेरे फैसले से सहमत होते। साइना जी गुस्से से अपना हाथ पटक कर कहती है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। मैं इस प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा किसी को नहीं दूंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी। शिविन इस पर कहता है, मैंने जो फैसला लिया है वही होगा। थोड़ी देर में लॉयर आने वाले हैं। सारे प्रोसीजर पूरा करने के बाद आपको घर खाली करना ही पड़ेगा, इसलिए आप कल ही लंदन के लिए निकल जाना। मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। शिविन का इतना कहना था बस कि तभी साइना जी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट में देना चाहते हो ना? ठीक है, फिर दे दो, लेकिन इसके बाद तुम कभी अपनी प्यारी नायरा से नहीं मिल पाओगे। शिविन ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो हैरानी से कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं? साइना कुछ बोलती उससे पहले ही शिविन के फ़ोन पर किसी की कॉल आ जाती है। वो नाम देखता है तो उसकी बहन का फ़ोन था। साइना जी भी देख लेती हैं। वो शिविन से कहती है, उठा लो, जवाब खुद ही मिल जाएगा। शिविन जैसे ही कॉल उठाता है, मानसी की रोने की आवाज़ आती है। वो शिविन से रोते हुए कहती है, शिविन, नायरा को कुछ गुंडों ने स्कूल के आगे से ही किडनैप कर लिया है। उसके साथ अभी भी था, उसे भी ले गए वो। इतना कहकर मानसी फपक कर रो पड़ती है। शिविन उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, जल्द ही नायरा तुम्हारे पास होगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और दहकती आंखों से साइना जी की तरफ देखने लगता है। वो उनसे गुस्से में कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? साइना जी भी उसी तरह जवाब देती है, जैसे तू सारी प्रॉपर्टी दान कर रहा है। बहुत हो गया इंतजार, अब और नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो तुमसे ना ही तुम्हारी उस बहन से। एक तो इतने सालों तक मैंने तुम्हें अपना खून न होते हुए भी अपना नाम दिया, और तुम मुझसे ही गद्दारी कर रहा है। शिविन को कुछ समझ नहीं आता साइना जी क्या कहना चाहती है। वो उसे हैरानी से देख रहा था। साइना जी उसका हैरान चेहरा देखकर समझ जाती है वो क्या सोच रहा है। वो हंसते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है तू मेरा बेटा है, मेरा खून है? अरे तुझे मैंने आज तक बस इसलिए झेला है क्योंकि तू मेरे लिए मेरी मंजिल की चाबी था। तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है सिवाय इसके कि तेरा बाप मेरा पति था। अब तो वो भी चल बसा। मेरा बस चलता तो तुझे कब का इस दुनिया से गायब कर दिया होता, लेकिन तेरे बाप ने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर रखी थी, और तुझे कुछ होता तो वो बस दान कर देता। इसी वजह से मैंने कितनी कोशिश की, मेरी कोई भी औलाद हो, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मैं माँ नहीं बन सकती। इसी कारण तू ही मेरे हुक्म का इक्का था, तेरे ही रास्ते से मैं ये सब हासिल कर सकती थी। इसलिए बस मैंने तुझे कभी नहीं बताया कि तू मेरा खून नहीं है। शिविन हैरानी से साइना जी को देख रहा था। उसे आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच पता चला था। चाहे वो साइना जी से नाराज़ रहता था, उनसे अच्छे से बात नहीं करता था, लेकिन वो उनकी फ़िक्र भी बहुत करता था। लेकिन आज उसे पता चल रहा था वो उसकी माँ नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर कौन है? वो किसका बेटा है? साइना जी शिविन से आगे कहती है, यही सोच रहे हो ना तुम, तुम्हारी माँ कौन है? कभी तुमने सोचा तुम्हारा बाप तुमसे दूर क्यों रहता था? तुम्हें कभी प्यार क्यों नहीं किया? शिविन यही सोच रहा था, उससे उसका क्या ताल्लुक़? साइना जी आगे कहती है, क्योंकि तुम उन्हें उनकी प्रेमिका की याद दिलाते थे। उस औरत की वजह से उन्होंने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं समझा, और ना तुम्हें कभी बेटे का प्यार मिला। शिविन के लिए यह सब बहुत हैरान करने वाला था। शिविन उनसे कहता है, आप ये क्या बकवास कर रही हैं साइना जी? ये कोई बकवास नहीं है, सच है। खैर, मुझे इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना, काम की बात पर आते हैं पहले। फिर वो अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालती हैं और शिविन के सामने रख कर कहती हैं, जल्दी से इन पर साइन करो। शिविन उन पेपर को उठाते हुए कहता है, ये क्या है? वो उन्हें पढ़कर कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी साइना जी कहती है, मेरे पास इन सब का समय नहीं है। अगर तुम नायरा को सही सलामत चाहते हो
तो इस पर साइन कर दो। सिबिन उसकी आंखों में देखकर कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? साइना जी आगे कहती हैं, तो फिर जैसे मैंने तुम्हारी असली माँ को मारा, तुम्हारे बाप को मारा, वैसे ही नायरा को भी मार दूंगी। सिबिन हैरानी से कहता है, डैड को आपने मारा था? उसकी आंखों से इतना कहते ही आंसू टपक जाता है। साइना जी इस पर हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी उस प्रेमिका और उसके माँ बाप को भी मारा था, लेकिन तुम्हारी प्रेमिका की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई, बाकी सब मर गए। सिबिन घिन भरी नज़रों से देखकर कहता है, आप कैसी औरत हैं? इतने लोगों को मारने के बाद भी इतनी आराम से कैसे रह सकती हैं? एक बार भी आपको ये ख्याल नहीं आया आपने गुनाह किया है? साइना जी हंसते हुए कहती हैं, उन्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, मैंने तो उन्हें इस पापी दुनिया से बचाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया। सिबिन उन्हें नफरत भरी नज़रों से देखकर कहता है, आज उसे पता चल रहा था, वो जिसे अपनी माँ समझ रहा था वो इतनी घटिया इंसान है। सिबिन अपनी दांत भींचते हुए कहता है, आपको इस गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी। साइना जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। वो उनसे कहती हैं, कौन देगा मुझे सज़ा? तुम दोगे? हा, सॉरी डार्लिंग, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सिबिन उनसे कहता है, आपने खुद कबूल किया है, इससे बड़ा क्या सबूत होगा? सिबिन के इतना कहते ही साइना जी हैरान हो जाती हैं। वो कुछ कहती उससे पहले ही कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। साइना जब सामने देखती हैं तो उसके सामने पुलिस खड़ी थी। साइना ये देखकर सिबिन की तरफ देखकर गुस्से में कहती हैं, तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया है। अब देखना तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि नायरा और वो बच्चा कहाँ है। साइना जी के इतना कहते ही शरद की आवाज़ आती है। इस समय नायरा और अभी दोनों ही घर में बैठे हैं, मज़े से टीवी पर कार्टून देख रहे हैं। अब होश उड़ने की बारी साइना जी की थी। साइना जी को सारा माजरा समझ आ गया था। वो सिबिन को देखकर कहती हैं, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो इससे आगे कुछ कहती हैं उससे पहले ही लेडी पुलिस उसको हथकड़ी लगा देती है और वहाँ से ले जाती है। सिबिन उन्हें बस जाते हुए देख रहा था। फिर इंस्पेक्टर साहब आकर उनसे कुछ बात करते हैं और चले जाते हैं। सिबिन और शरद भी उसके साथ पहले पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। रूही अभी और नायरा के साथ बैठी हुई थी। बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी वो जैसे ही चैनल चेंज करते हैं, गलती से न्यूज़ चैनल पर लग जाता है। वो जैसे ही चैनल चेंज करने वाले थे तभी नायरा कहती है, ये तो नानी है। रूही और अभी भी देखते हैं तो न्यूज़ चल रही थी, साइना सिंघानिया मर्डर के केस में पहुंची जेल। ऐसा कहा जा रहा है उन्होंने अपनी ही हस्बैंड का मर्डर किया है और इसके साथ 2-4 लोग के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अभी उनका खुलासा नहीं हुआ है। ये देखकर जल्दी ही रूही युवांशी को बुलाती है। आज युवांशी घर पर ही थी। वो भी जब ये न्यूज़ देखती है हैरान हो जाती है। उसे याद आता है सिबिन ने सुबह ही कहा था कि वो उसे उसका बर्थडे गिफ्ट ज़रूर देगा। उसका ये मतलब था। वो जल्दी से रूही से बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोलकर बाहर की तरफ निकल जाती है। वो जल्दी से सिबिन के पास कॉल करती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वो शरद को कॉल करती हैं। शरद फ़ोन उठा लेता है। युवांशी जल्दी से उसकी लोकेशन पूछती हैं और शरद के बताने पर वो जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाती है। उसके मन में बस अब यही तूफ़ान चल रहा था, पता नहीं सिबिन कैसा होगा। उसे सिबिन की फिक्र हो रही थी। वो यही सोच रही थी, ये सब सिबिन ने कैसे किया। वो बस अब जल्दी से जल्दी सिबिन के पास पहुंचना चाहती थी। दूसरी तरफ सिबिन के दिमाग में साइना जी की बातें घूम रही थी। वो जल्द से जल्द फिर से साइना जी से मिलकर सारी सच्चाई जानना चाहता था। युवांशी पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। वो वहां जाते ही सिबिन को ढूंढने लगती है, लेकिन सिबिन उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नज़र शरद पर पड़ती है, जो एसीपी के साथ खड़ा था। शरद को देखकर युवांशी जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, सिबिन कहाँ है? युवांशी को देखकर शरद कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवांशी उसे थोड़े गुस्से में कहती है, शरद सिबिन कहाँ है? शरद का चेहरा लटक जाता है। वो उदास होते हुए कहता है, पता नहीं वो कहाँ गया है। हम दोनों साथ ही थे, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। मैं उसके पीछे जा ही रहा था, तभी मुझे एसपी साहब ने रोक लिया। सिबिन के ना होते हुए यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ मुझे ही पूरी करनी थी। युवांशी ये सुनकर परेशान हो जाती है। शरद आगे कहता है, आज उसे अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच पता चला है, तो उसका ऐसे गायब होना तो लाजमी ही था। युवांशी हैरानी से कहती है, कौन सा सच?
शरद फिर उसे सारी बात बता देता है। ये भी बता देता है शिविन साइना जी का असली बेटा नहीं है। युवांशी ये सुनकर और भी परेशान हो जाती हैं। वो यही सोच रही थी, ना जाने शिविन कहाँ होगा। युवांशी शरद को देखकर कहती हैं, तुम सब कुछ जानते हो ना शिविन के बारे में, तो इस वक्त वो कहाँ हो सकता है, ये सोचकर बताओ। शरद बिना 1 मिनट गवाए कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है शिविन इस वक्त सबसे ज़्यादा अपने डैड को मिस कर रहा होगा। वो उन्हीं के पास गया होगा। युवांशी उसकी बातों को पूरा करते हुए कहती है, इसका मतलब वो अपने घर अपने डैड के रूम में होगा। शरद अपना सिर हाँ में हिला देता है। युवांशी जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाती है। उसे देखकर शरद अपने मन में कहता है, कल तक तो ये अपने परिवार वालों के कातिल को सजा दिलाने के लिए इतनी बेचैन थी, और आज जब मकसद पूरा हो गया तो खुश भी नहीं है, क्योंकि इनका प्यार उदास है। क्या यही प्यार है? शरद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे पता था युवांशी शिविन को अपने आप संभाल लेगी। शिविन अपने डैड के कमरे में बैठा हुआ था। उनकी चीज़ों को अपने सीने से लगाए वो अपने डैड से बातें करते हुए कहता है, क्यों डैड, क्यों आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पूरी ज़िंदगी आप मुझसे भागते रहे, और जब मेरे पास आए तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा अब? कौन मुझे सच बताएगा? वो ये सोच ही रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है और वो सभी जगह कुछ ढूंढने लगता है। जैसे ही अलमारी में देखता है तो उसे एक जगह दिखाई देती है, कुछ सीक्रेट प्लेस की तरह, जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। वो जैसे ही उसे चेक करता है, उसमें से एक डायरी निकलती है। वो जैसे ही उस डायरी से धूल झाड़कर वो डायरी खोलता है, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो खाली थी। शिविन उदास हो जाता है, साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। वो उस डायरी को फेंक देता है। वो जाकर किसी चीज़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका कवर फट जाता है, लेकिन इस वजह से शिविन की आंखों में चमक आ जाती है। वो उस डायरी को हटाकर जैसे ही कवर हटाता है, उसमें से एक लेटर निकलता है। शिविन उसे देखकर कहता है, मुझे पता था डैड, आपने ज़रूर मेरे लिए कुछ छोड़ा होगा ताकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। वो जल्दी से उसे निकालकर पढ़ने लग जाता है। उसमें लिखा था, मुझे नहीं पता तुम्हें ये लेटर कब मिलेगा, तुम कितने सालों में इसे पढ़ोगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब भी तुम्हें ये मिलेगा तुम्हें ज़रूर सच का पता चल गया होगा। तुम जान चुके होगे तुम साइना के बेटे नहीं हो। मुझे माफ़ कर देना, मैं कभी तुम्हें ये सच नहीं बता सका और ना ही कभी तुम्हें प्यार दे सका। मैं तुमसे हमेशा दूर भागता रहा, क्योंकि मुझे तुम्हें देखते ही तुम्हारी माँ की याद आती थी। तुम्हारी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार थी, लेकिन एक दिन अचानक से वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन वो मेरे सामने आई तुम्हारे साथ। मैं उसे देखते ही गले से लगा लिया, लेकिन उसने मुझे पीछे धकेल दिया। उसने मुझे देखकर कहा कि वो मुझसे और तुमसे दोनों से ही नफ़रत करती है। हमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहती थी। उसने मुझे बहुत बुरा कहा। आज तक उसके शब्द मेरे कानों में चुभते हैं। उसके बाद से मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, मुझे वही शब्द याद आने लगते थे। मुझे डर था कहीं मैं पास रहकर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ न दूँ, इसलिए मैंने तुम्हें साइना के हवाले यहाँ छोड़ दिया और खुद चला गया। शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। साइना और मेरी शादी मेरे पापा ने करवाई थी, लेकिन वो पहले तुम्हारे अपने बेटे की तरह ख्याल रखती थी, तो मुझे लगा तुम उसके साथ खुश रहोगे, लेकिन वो उसका दिखावा था। मैं आज तक पछता रहा हूँ। जब तुम्हारी माँ तुम्हें मुझे देकर गई तो मैं उसके पीछे क्यों नहीं गया? असल में उसको कैंसर था, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन बाद में पता चला वो प्रेग्नेंट है। उसने काफ़ी तकलीफ़ सहकर तुम्हें पैदा किया, लेकिन अफसोस वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने तुम्हें मुझे दे दिया। अगर ये सब मुझे पता होता तो मैं कभी उस रात उसे नहीं जाने देता। उस रात को उसके वहाँ से जाते ही एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मैं कभी उस रात को भुला नहीं पाया। एक तरफ मुझे तुम मिले और एक तरफ मैंने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ दोनों का गुनहगार हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी माँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शिविन की आंखों में इस वक्त बेहद आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
तभी उसके कंधे पर उसे किसी का हाथ महसूस होता है। वो जब उस तरफ देखता है, वहाँ युवांशी बैठी थी। उसके पास युवांशी को देखकर वो झट से उसे जोर से गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जब वो काफ़ी देर तक रो लेता है, उसे कुछ याद आता है और वो युवांशी से अलग हो जाता है और उससे अपनी आंखें चुराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमने इतनी तकलीफ़ सही, मुझे माफ़ कर देना। अब तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा। युवांशी ये सुनकर सीधे उसके होठों पर किस कर देती है और उससे अलग होकर रोते हुए कहती है, तुम वही करोगे ना जो मैं चाहती हूँ। शिविन हैरानी से उसे देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना सर हाँ में हिला देता है। ये देखकर युवांशी उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरे बच्चे के पापा बनोगे? शिविन हैरानी से युवांशी को देख रहा था। वो युवांशी से कहता है, क्या तुम ये जानकर मेरे साथ रह पाओगी कि मेरी माँ की वजह से तुम्हारी दुनिया उजड़ गई? उसने तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। युवांशी ये सुनकर पहले तो चुप हो जाती है, लेकिन फिर कहती है, मैं शिविन से प्यार करती हूँ, ना कि किसी के बेटे से। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी माँ कौन है, मुझे बस इतना पता है उसके किए की सज़ा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें पहले ही 5 साल सज़ा दे दी है बिना तुम्हारी गलती के, अब और नहीं। शिविन युवांशी के गले लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे इन 5 सालों के लिए। दोनों की ही आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज दोनों साथ थे। 1 साल बाद शिविन दूल्हे के वेश में मंडप में बैठा हुआ था। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्या को बुलाइए। शिविन सामने की तरफ देखने लगता है। सामने से युवांशी दुल्हन के वेश में सजी हुई अभी का हाथ पकड़कर शिविन की तरफ आ रही थी। आज तीनों बेहद खुश थे। तीनों का सपना पूरा हो रहा था, एक फैमिली बनने का। युवांशी के मंडप के पास पहुंचते ही शिविन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास लाकर बैठा देता है। एक एक करके सारी रस्में पूरी होती हैं। अभी के हाथों युवांशी का कन्यादान करवाया जाता है। शादी संपन्न हो गई थी। शिविन और युवांशी एक एक करके सभी का आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो रूही और शरद के पास पहुंचते हैं, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े थे। उन दोनों का भी पैचअप हो गया था। दोनों ने ही एक दूसरे से माफ़ी मांग ली थी। शरद शिविन से कहता है, बीवी के आने से अपने इस दोस्त को भूल मत जाना, वरना तुम दोनों के बीच आ जाऊंगा मैं। शिविन इस पर जवाब देते हुए कहता है, सॉरी यार, पर मैं अपने बीवी बच्चों को ही समय दे पाऊंगा, तुझे नहीं। शरद ये सुनकर नाराज होते हुए उससे अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर शिविन उसे पीछे से हक करके कहता है, पागल तू मेरा भाई है, तुझे कभी नहीं भूल सकता मैं, लेकिन रूही के चक्कर में तुम मुझे मत भूल जाना। शरद उसके गले लगकर कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। युवांशी अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। तभी वहाँ शिविन आ जाता है। वो युवांशी के पास जाकर उसका घूंघट ऊपर कर देता है और उसके माथे पर किस कर देता है। युवांशी प्यार से उसे देख रही। उसके बाद शिविन युवांशी के पैरों पर लेट जाता है। वो युवांशी से कहता है, मुझे आज ये सब सपना लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, फाइनली हमारी शादी हो गई। युवांशी उसके माथे पर किस करके कहती है, ये सपना नहीं सच है। तभी वहाँ अभी आ जाता है। वो युवांशी के पास आकर कहता है, मामा पापा, क्या आज मैं आपके पास सो सकता हूँ? युवांशी और शिविन पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर स्माइल करते हुए कहते हैं, आप जब चाहो हमारे साथ सो सकते हो। अभी युवांशी और शिविन का हाथ पकड़कर बीच में लेट जाता है। शिविन और युवांशी अपना एक हाथ एक दूसरे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।